नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी मनमीत। गर्मी की छुट्टियों के बाद आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुला था। उत्साहित युवा लड़के लड़कियां हंसते मुस्कुराते अपने अपने विभागों की ओर जा रहे थे। नए विद्यार्थी दादा टाइप युवकों की अपने ऊपर की गई मजाकिया टिप्पणियों से कुछ डरे हुए अपना विभाग खोज रहे थे। हिंदी विभाग के आगे काफी संख्या में छात्र छात्राएं जमा थीं। लड़कों के बीच हलचल का एक विशेष कारण यह भी था कि अब एमए प्रीवियस के नए सत्र से उनकी कक्षा में लड़कियां भी उनकी साथी होंगी। स्नातक उत्तीर्ण करने तक विश्वविद्यालय में लड़कियों की कक्षाएं विमेंस विंग में होती थीं। एमए प्रीवियस से सह शिक्षा का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की उत्सुकता का एक विशेष कारण नोटिस बोर्ड पर अंकित एक नाम था। कौन है यह गीता रानी, जो मॉरिशस से हिंदी में मास्टर्स करने इस विश्वविद्यालय में आ रही है। लड़कों का समूह ही नहीं, लड़कियां भी उस लड़की से मिलने को उत्सुक थीं। अचानक हल्के गुलाबी रंग के सलवार सूट में एक आकर्षक लड़की ने आकर सबको चौंका दिया। लगता है मैं ठीक जगह पहुंच गई हूं, यह हिंदी विभाग ही है। चेहरे पर आत्मविश्वास और उसकी मीठी आवाज ने सबको मुग्ध कर दिया। जी हाँ, हम सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको पहचानने में भूल कैसे हो सकती है। सारी लड़कियों के बीच आपकी अलग चमक बता रही है कि आप मॉरिशस से आने वाली गीता जी हैं। कहिए, ठीक पहचाना है ना? क्लास के हीरो बनने वाले समर ने आगे बढ़कर नाटकीय अंदाज में कहा। क्षमा कीजिए, आपकी एक बात गलत और एक बात सही है। यह ठीक है कि मैं मॉरिशस से आई गीता हूँ, पर मुझ में कोई चमक है, यह बात बिल्कुल गलत है। वैसे यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके साथ पढ़ने का अवसर मिला है। आशा करती हूँ हम सब अच्छे मित्र बनेंगे, इसलिए मुझे आप कहकर संबोधित न करके केवल गीता कहें तो खुशी होगी। मीठी मुस्कान के साथ गीता ने कहा। लड़कों ने तालियां बजाई। नीता के साथ कला, शैली, नीना आदि लड़कियां गीता के निकट आ गईं। भारत में तुम्हारा स्वागत है गीता। मुझे विश्वास है तुम्हें हमारे साथ कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। मीता ने स्नेह से कहा। यदि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमसे निसंकोच कहना। यहाँ हम सब तुम्हारी बहनों जैसी हैं। कला ने भी गीता को विश्वास दिलाया। धन्यवाद। कुछ ही देर में यह बात समझ में आ गई कि भारतवासियों के उदार हृदय और स्नेह सिक्त स्वभाव के विषय में जितनी भी अच्छी बातें सुनी हैं वे सत्य हैं। विश्वास है आप सबके साथ मेरा समय अच्छा बीतेगा और मुझे अपने कार्य में भी सफलता मिलेगी। गीता, आज ही मुझे ज्ञात हुआ है हॉस्टल में तुम मेरी रूममेट हो। तुमसे मॉरिशस के विषय में बहुत कुछ जानने और सुनने को मिलेगा। कई बार फिल्मों में मॉरिशस के सुंदर सागर और दृश्य देखकर मुग्ध रह गई हूँ। यहाँ तुम अपने देश को मिस न करो, इसका प्रयास करूंगी। नीता ने विश्वास से कहा। वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारे साथ मुझे अकेलापन नहीं खलेगा। हम दोनों एक दूसरे की मदद से भारत और मॉरिशस देशों के साथ परिचय कर सकेंगे। गीता के चेहरे पर खुशी थी। क्लास में जाने के पहले गीता को हिंदी के विभागाध्यक्ष को मॉरिशस के अध्यक्ष का पत्र देना था। वह लड़कियों से उनके साथ क्लास में ना जाने के लिए क्षमा मांगकर विभागाध्यक्ष को पत्र देने चली गई। सब विद्यार्थी क्लास में चले गए। उन सबके जाने के बाद गीता ने जाकर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अग्निहोत्री को अपने साथ लाया। पत्र आदर से दिया था। प्रोफेसर अग्निहोत्री ने पत्र पढ़कर कहा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे विभाग में तुम जैसी मेधावी लड़की पढ़ने आई है। मॉरिशस में तुम्हें स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान मिला है। आशा करता हूँ यहाँ भी तुम ऐसा ही परिणाम लाओगी। कक्षा में प्रोफेसर तिवारी सबका परिचय ले रहे थे। पहले दिन विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं दिख रहे थे। सर, क्या मैं कक्षा में आ सकती हूँ? गीता ने प्रवेश के लिए अनुमति मांगी थी। अरे, आपको अनुमति की क्या आवश्यकता है? आइए और हमारी क्लास की शोभा बढ़ाइए। समर के वाक्य पर लड़के हंस पड़े। शांत भाव से गीता ने क्लास में अपने बैठने के स्थान पर दृष्टि डाली। कक्षा की पहली बेंच का दायां कोना शायद गीता के लिए ही खाली छोड़ा गया था। शेष पर लड़कियां बैठी थीं। धन्यवाद कहती गीता खाली स्थान पर बैठ गई। तभी क्लासरूम के द्वार पर सफेद कुर्ते पजामे के भारतीय परिधान में एक गौरवर्णीय सौम्य युवक ने कक्षा में आने की अनुमति मांगी। शायद धूप में आने के कारण उसका गौरवर्ण लाल होकर उसके चेहरे की तेजस्विता बढ़ा रहा था। हाथ में पकड़ा छाता विरोधाभास प्रस्तुत कर रहा था।
उसे अपने बैठने के स्थान की खोज करते देख गीता ने खिसक कर उसके बैठने के लिए जगह बना दी। धन्यवाद कहता युवक निसंकोच गीता के पास बेंच पर बैठ गया। अरे दोस्तों, ये महाशय बिन बरसात छाता लिए किस गवई गांव से आए हैं। आते ही अपने लिए क्या कमाल की जगह बना ली है। काश इनकी जगह हम होते। क्लास में समर के मजाकिया रिमार्क पर लड़कों के ठहासे गूंज उठे। समर, अब आप अपनी बीए की शरारतों को भूल जाइए, वरना अच्छे परिणाम की आशा मत रखिएगा। याद कीजिए, एमए की परीक्षा पर आपका भविष्य निर्भर करेगा। प्रोफेसर तिवारी ने चेतावनी दी। जी सर, अवश्य याद रखूंगा। समर की शरारतों को प्रोफेसर तिवारी उसकी बीए कक्षा से जानते थे। सर, आज हम सबका हमारी क्लास के साथियों से परिचय होना आवश्यक है। अब हमें 2 लंबे वर्ष साथ साथ बिताने हैं। एक दूसरे को जानना जरूरी है, शरद ने नम्रता से कहा। ठीक है, आज आप सब अपना अपना परिचय देंगे। सबसे पहले इस क्लास में गीता रानी का स्वागत है। वह मॉरिशस से भारत में हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आई हैं। आप में से कितने विद्यार्थी मॉरिशस के गौरवपूर्ण इतिहास के विषय में जानते हैं? प्रोफेसर तिवारी ने प्रश्न किया। जी सर, मुझे मालूम है। पैसे कमाने के लिए बहुत से मजदूर भारत से मॉरिशस गए थे और वहीं बस गए। अब मॉरिशस उनका देश बन गया है। समर के मित्र नरेंद्र ने हंसते हुए कहा। क्षमा कीजिए, आप जिन्हें मजदूर कह रहे हैं वे सम्मानित विजेता हैं। मजदूर कहकर उन्हें अपमानित करने का दुस्साहस मत कीजिए। अपने पसीने और रक्त से उन्होंने विश्व के मानचित्र पर एक स्वतंत्र देश को प्रतिष्ठित किया है। उनके रक्त से सिंचित मिट्टी उनके शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। मुझे गर्व है, मैंने उन विजेताओं के देश में जन्म लिया है। उत्तेजना से गीता का सुंदर गोरा मुख लाल हो गया। प्रोफेसर तिवारी के ताली बजाते ही पूरी कक्षा सबकी तालियों से गूंज उठी। गीता, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। मॉरिशस का प्रत्येक व्यक्ति आदर और सम्मान का पात्र है। मुझे खुशी है, गीता के द्वारा मॉरिशस के अनेकों प्रेरक प्रसंगों से हम सबका परिचय हो सकेगा। प्रोफेसर तिवारी ने सच्चाई से कहा। एक के बाद एक विद्यार्थी अपना परिचय और भविष्य की योजना बता रहे। गीता की बारी आने पर सब उसके विषय में जानने को उत्सुक थे। साथियों, बचपन से मेरे बाबा मुझे उनकी जन्मभूमि भारत देश और अपने प्यारे गांव की अनेकों मीठी कहानियां सुनाया करते थे। मॉरिशस में रहते हुए भी उनकी आत्मा भारत में बसती थी। उनके मुख से कहानियां सुनते हुए मेरा भारत और हिंदी भाषा से प्यार बढ़ता गया। मॉरिशस में हिंदी एक लोकप्रिय विषय है। यहाँ बहुत से विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं तथा कई प्रसिद्ध हिंदी के कवि और लेखक हैं। प्रेमचंद की कहानियां जब बाबा को पढ़कर सुनाती तो वे उनमें खो जाते। तभी मैंने हिंदी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का निर्णय लिया था। एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहूंगा। हिंदी के लिए आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्यों चुना? भारत में तो अनेकों विश्वविद्यालय हैं। प्रोफेसर तिवारी भी उत्तर के लिए उत्सुक हो गए थे। मॉरिशस के लेखकों की रचनाओं के साथ भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने का अवसर मिला था। महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत, बच्चन जी जैसे महान कवियों और धनवीर भारती जैसे प्रसिद्ध कहानीकारों का साहित्य इलाहाबाद की हवा में बहता रहा है। इसलिए मैंने इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का निर्णय लिया है। शांति से अपनी बात कहती गीता चुप हो गई। मुझे विश्वास है अपने निर्णय से आपको निराशा नहीं होगी। धन्यवाद गीता, प्रोफेसर तिवारी ने कहा। अब गीता के पास बैठे युवक को अपना परिचय देना था। मैं विवेक कुमार, इसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, पर हिंदी विषय में नया प्रवेश लिया है। गंभीरता से विवेक ने कहा। क्या कहीं आप वही विवेक कुमार तो नहीं जिसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है? प्रोफेसर तिवारी चौंक गए। जी, यह मात्र संयोग ही था, शांति से विवेक का उत्तर आया। पूरा क्लास स्तब्ध रह गया। जो विद्यार्थी पूरी यूनिवर्सिटी की चर्चा का विषय था उसे वो पहचान भी नहीं सके। वह हिंदी विषय में क्या करने आया है? एक बात समझ में नहीं आई। 3 फैकल्टीज का टॉपर होने के बावजूद तुम हिंदी में एमए क्यों करना चाहते हो? तुम्हें तो प्रशासनिक सेवा जैसी किसी अन्य ऊंची सर्विस में जाने के लिए कोई दूसरा विषय लेना उचित होता। प्रोफेसर तिवारी विस्मित थे। क्यों सर, क्या आपकी दृष्टि में अन्य विषयों की अपेक्षा हिंदी हे है? मुझे अपनी मातृभाषा से प्यार है। अब इसमें अपनी योग्यता बढ़ाकर इसे समझना चाहता हूँ। ऊंची नौकरी पाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। जीवन में अपने मन का कोई कार्य करना चाहूंगा। विवेक के उत्तर ने सबको विस्मित कर दिया। क्लास समाप्त होने के बाद विवेक को लड़कों और लड़कियों ने घेर लिया। गीता भी उनमें शामिल थी। मुझे खुशी है, मुझे आप जैसा मेधावी और सच्चा साथी मिला है। आपके विचारों ने मुझे प्रभावित किया है।
वास्तव में ऊंची नौकरी की अपेक्षा अपना मनचाहा कार्य करने में ही सच्चा सुख है, गीता ने कहा। सबके मन में विवेक के लिए आदर था। दूर खड़ा समर और उसके साथियों का ग्रुप विवेक को सबकी प्रशंसा पाते देख जल रहा था। समर शहर के सीनियर एसपी का बिगड़ा हुआ बेटा था। सब पर रोब जमाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था। उससे लाभ उठाने के लिए नरेंद्र, अमानत, महीप और सुरेश जैसे लड़के उसकी जी हुजूरी करते। समर की दृष्टि में विवेक उसका प्रतिद्वंदी बन चुका था। ये विवेक बहुत जमा रहा है, हीरो बनाना चाहता है, इसकी अक्ल ठिकाने लगानी होगी, समर ने कहा। दूसरे दिन भी गीता ने विवेक के लिए अपने पास की जगह सुरक्षित रखी थी। समर ने उस स्थान पर जब बैठने का प्रयास किया तो गीता उठकर पास वाली खाली बेंच पर बैठ गई। समर का चेहरा काला पड़ गया। उसका इतना अपमान, ये गीता अपने को क्या समझती है? देख लूंगा इसे। गीता उत्सुकता से विवेक के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। विवेक के आते ही उसने आवाज दी थी, विवेक आइए, आपका स्थान यहाँ है। धन्यवाद, पर आपको मेरे लिए स्थान रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ, गंभीरता से विवेक ने कहा। आप जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी के पास बैठना मुझे प्रोत्साहित करेगा विवेक। प्रतिभाशाली तो आप भी कम नहीं हैं, सुना है टॉपर है। हल्के से मुस्कुराकर विवेक ने कहा। विवेक की प्रशंसा से गीता के मुख पर खुशी आ गई। मीता, कला, नीना, नासिरा और दूसरी लड़कियां गीता के भाग्य से ईर्ष्या करती। काश वे भी विवेक के साथ बैठ पाती। कुछ ही दिनों में उस गंवई गांव का कहा जाने वाला विवेक अपनी प्रतिभा और सौम्य व्यवहार के कारण लड़कियों और पढ़ाई में रुचि रखने वाले शरद, नीलेश, सलमान, अमन, सजल जैसे लड़कों का भी प्रिय मित्र बन गया था। नए सेशन में पढ़ाई शुरू हो गई थी। पढ़ाई के लिए गंभीर विद्यार्थी मनोयोग से पढ़ाई कर रहे थे। बीच बीच में अपनी व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों से समर पढ़ाई में बाधा डाल प्रोफेसरों की चेतावनी हंसकर टाल देता। अक्सर क्लास के बाद गीता पढ़ाए गए विषय पर विवेक के साथ चर्चा करने रुक जाती। दोनों आपस में काफी सहज हो चले थे। कभी कभी मीता और दूसरे लड़के और लड़कियां भी चर्चा में भाग लेते। विवेक जिस सरलता से किसी कठिन विषय की व्याख्या करता, उससे सब प्रभावित होते। चर्चा में विवेक सभी को अपनी बात रखने का अवसर देता। इससे सबके मन में संतोष रहता। विवेक, क्या किसी अवकाश के दिन तुम मुझे अपने शहर के दर्शन करा सकते हो? पुस्तकों से कुछ स्थान अंकित किए हैं, पर उनके विषय में अधिक जानकारी नहीं है, अचानक एक दिन गीता ने कहा। यह तो मेरा सौभाग्य होगा, पर क्या तुम्हारी पढ़ाई के समय का अपव्यय नहीं होगा? तुमने तो सुना ही होगा, सिर्फ पढ़ाई किसी को निष्क्रिय बना सकती है। मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास है, पूरे विश्वास से गीता बोली। यदि ऐसा है तब तुम ही बताओ, सबसे पहले क्या देखना चाहोगी? इलाहाबाद शहर में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है। सबसे पहले संगम और पवित्र गंगा नदी देखनी है। बचपन से इसके महत्व के विषय में सुनती आई हूँ। मॉरिशस के शिवगंगा सरोवर के जल में पवित्र गंगा जल लाकर मिलाया गया था। सरोवर के निकट एक भव्य विशालकाय शिव की प्रतिमा है। पर्वों के समय इस सरोवर के निकट पूजा संपन्न करने के समय मेला जैसा लगता है। ऐसे त्योहारों पर बहुत आनंद आता था। गीता जैसे उन यादों में खोसी गई थी। यदि तुम गंगा का वास्तविक सौंदर्य देखना चाहती हो तब सूर्योदय के पहले चलना होगा। पैदल चल सकोगी? क्यों, गंगा तक जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिलेगा? असल में मैं रोज प्रातः गंगा स्नान के लिए पैदल ही जाता हूँ, पर अगर तुम्हें पैदल चलने का अभ्यास नहीं है तो किसी वाहन की व्यवस्था हो सकती है। जी नहीं, किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है। तुम नहीं जानते, मैं एक एथलीट हूँ, मीलों दूर भाग सकती हूँ, गर्व से गीता ने कहा। ठीक है, सवेरे 4:30 बजे का अलार्म लगा लेना। मैं हॉस्टल के गेट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। रात में गीता को नींद नहीं आ रही थी। बचपन में जिस गंगा की पवित्रता और चमत्कार की कहानियां वह बचपन में सुनती आई थी, कल वह स्वयं अपनी आंखों से उसे देख सकेगी। क्या उसका जल सचमुच अमृत समान होगा? बाबा कहते थे गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकली है। यह बात गीता की समझ से बाहर थी। बड़ी होने पर नदियों के उत्स की सच्चाई जानकर भी बाबा के विश्वास और उनकी आस्था को उसने कभी नहीं झुठलाया। अलार्म बजने के पहले ही गीता तैयार होकर गेट पर पहुंच गई। वाह, तुम तो समय की पक्की हो। मुझे तो भय था कहीं तुम सोती न रह जाओ और मैं प्रतीक्षा ही करता रह जाऊं, विवेक ने परिहास किया। एक बात जान लीजिए, सत्यता के लिए जिस गीता की शपथ ली जाती है वही गीता मेरा नाम है। मेरा वचन गीता का वचन होता है, गर्व से गीता ने कहा। भोर की उजास अभी फैली नहीं थी। हवा में हल्की सी ओस की नमी थी।
दोनों तेजी से कदम बढ़ाते चल दिए। सड़क पर मात्र एक दो वाहन या राही ही दिख रहे थे। दूर से ही गंगा की झलक देख गीता बच्चों जैसी खुशी के साथ उत्साहित हो उठी। गंगा तट भक्तजनों से गुलजार था। अब आकाश भी उषा की लालिमा से रंजित हो चुका था। सूर्य अपनी सुनहरी रश्मियां बिखेरने को झांक रहा था। पूजा कर रहे पंडितों के मंत्रोच्चार और भक्तों के गीतों से अनोखा वातावरण बन रहा था। उस सौंदर्य और पावन वातावरण से गीता अभिभूत थी। किनारे पर ही स्त्रियां स्नान कर उदित हो रहे सूर्य को अर्घ्य दे रही थीं। रंग बिरंगी नौकाओं में लोग संगम की ओर जा रहे थे। गीता बस मौन उस दृश्य को आत्मसात कर रही थी। वाणी को जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। क्या सोच रही हो? शायद इस नदी को देख तुम्हें मॉरिशस के सुंदर सागर तट याद आ रहे होंगे। मॉरिशस तो हमेशा मेरी यादों में मेरे साथ है, पर गंगा की तुलना वहां के सागरों से नहीं कर सकती। समझता हूँ, नदी तो अपने को विशाल सागर में ही समर्पित करती है। दोनों की तुलना कैसे संभव है? नहीं, तुम नहीं समझोगे। यह सत्य है। मॉरिशस के स्वच्छ सुंदर सागर लोगों को उल्लास और उमंग भरा आनंद जीने को प्रेरित करते हैं। मेरी दृष्टि में यह उल्लास स्थायी नहीं होता है, पर गंगा तट का यह पावन वातावरण क्षणभंगुर मानव जीवन की सच्चाई उजागर करता है। देख रही हूँ कितने लोग संगम में अपने प्रियजनों के अंतिम अवशेष विसर्जित करने आ रहे हैं। इस शांत माहौल में पवित्र भावनाओं के अतिरिक्त दूसरी कोई बात मानस में आ ही नहीं सकती। गीता ने गंभीरता से कहा। वाह, तुम तो दार्शनिक हो। इस विषय पर कितनी सुंदर व्याख्या की है। विवेक ने सच्चाई से कहा। विवेक, क्या अभी हम संगम तक जा सकते हैं? गीता ने जानना चाहा। क्यों नहीं, इन नावों की खुशकिस्मती होगी। अंततः यह मॉरिशस की लड़की की ही तो प्रतीक्षा कर रही हैं। अच्छा, तो तुम मजाक भी कर सकते हो, पर बार बार मॉरिशस की याद क्यों दिलाते हो? अब भारत में हूं तो मुझे भारत का आनंद लेने दो। गीता खुश दिख रही थी। ठीक है, चलो भारत में नौका विहार के अनुभव का आनंद उठाओ, विवेक ने हंसकर कहा। नाव में बैठी गीता बच्चों की तरह पानी अंजूरी में लेकर उससे खेल कर रही थी। संगम पहुंचने पर कई नाव में अपने जजमानों के साथ आए पंडित उनके प्रियजनों के अवशेष विसर्जन की पूजा संपन्न करा रहे थे। उस दृश्य ने गीता को उदास कर दिया। बाबा की याद हो आई। वह कहा करते, मरने के पहले एक बार अपना गांव देख पाता, गंगा स्नान करके जिंदगी सफल कर लेता। काश आज बाबा होते तो उन्हें अपने अनुभव बता सकती। वह कितने खुश होते। गीता ने अपने मन की बात विवेक से कही। दुखी मत हो, आज तुम्हारे बाबा की आत्मा तुम्हें यह देखकर बहुत प्रसन्न होगी, विवेक ने सांत्वना दी। वापस लौटते समय सूर्य की किरणें प्रखर हो उठी थीं। गर्ल्स हॉस्टल के सामने समर अपने साथियों के साथ खड़ा बाहर आती जाती लड़कियों पर छीटाकशी कर रहा था। विवेक और गीता को साथ आते देख जोर से आवाज दी थी। अरे दोस्तों, देखो सवेरे सवेरे ये कहाँ से रात बिताकर वापस आ रहे हैं। चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। हम गंगा के प्रातःकालीन सौंदर्य के दर्शन करके आ रहे हैं, विवेक ने सादगी से उत्तर दिया। काश अपने साथ हमें भी ले लिया होता, हम भी आनंद उठा लेते। बात में व्यंग स्पष्ट था। ठीक है, अगली बार चलने का समय तुम्हें जरूर बताएंगे, विवेक ने सच्चाई से कहा। गीता, शहर में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों की फिल्में लगी हैं। मेरे पास दोनों फिल्मों के फ्री पास है। कहो कौन सी फिल्म देखनी है। शहर के सीनियर एसपी साहब यानी पापा के नाम पर फ्री पास आते हैं, पर पापा को फिल्म देखने का समय कहाँ मिलता है। सारी फिल्मों के पास अपने दोस्तों को दे डालता हूँ। जो फिल्म देखने जाता है फिल्म में फ्री कोल्ड ड्रिंक के मजे लेता है, शान ने समर से कहा। धन्यवाद। सिनेमा हॉल के दमघोटू माहौल की जगह मुझे खुली हवा में समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे फ्री पास या कोल्ड ड्रिंक का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ जिस कार्य के लिए आई हूँ उसे पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है, गंभीरता से गीता ने उत्तर दिया। अगर ऐसी बात है तब तो तुम्हें कंपनी बाग जाना देखने चाहिए। अगर ऐसी बात है तब तो तुम्हें कंपनी बाग देखने जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर गार्डन है, समर के मित्र नरेंद्र ने कहा। कंपनी बाग तो मुझे अवश्य देखना है। वहां स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा भी है। अंग्रेजों ने इसी बाग में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, गीता ने उदासी से कहा। गीता, तुम्हें इन बातों की जानकारी कैसे है? विवेक ने विस्मय से पूछा। मॉरिशस और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत समानता है। हमने मॉरिशस में दोनों की विजय गाथा के विषय में पढ़ा है। हमारे मन में दोनों देशों के ऐसे अमर बलिदानियों के लिए बहुत आदर है।
मुझे खुशी है तुम्हें मॉरिशस के साथ साथ भारत के विषय में भी अच्छी जानकारी है। विवेक खुश दिखा। दूसरे दिन क्लास के बाद समर ने बड़ी शालीनता से गीता से कहा, मुझे लगता है अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है। प्लीज अगर ऐसा है तो मुझे माफ कीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब मित्र हैं, शांति से गीता ने कहा। अगर यह बात सच है तो मुझे अपने को सिद्ध करने का एक अवसर दो गीता। पास ही एक छोटा सा रेस्तरा है, वहां हम कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। आज गर्मी भी बहुत है। ठीक है, हम मीता और विवेक को भी साथ ले लेते हैं, गीता ने प्रस्ताव रखा। इसका अर्थ यह हुआ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। वैसे भी विवेक कोल्ड ड्रिंक आदि नहीं लेता और मीता तो शैली के साथ मूवी देखने गई है। ठीक है चलो, अपने हर साथी को मैं अपना मित्र मानती हूँ, सच्चाई से गीता ने कहा। रेस्तरां में कुछ छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे जिनमें पति पत्नी या पारिवारिक लोग थे। शेष लोग बाहर बैठे थे। समर ने जब एक खाली कैबिन में प्रवेश किया और गीता को आने को कहा तो गीता ने कहा, समर, कैबिन में बैठने की क्या आवश्यकता है? बाहर बैठकर सबको देखने का आनंद मिलेगा। तुम नहीं जानती गीता, अगर हमें किसी ने साथ में देख लिया तो लोग बेकार में बातें बनाएंगे। हम कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहे हैं, हमें डरने की क्या जरूरत है, गीता ने दृढ़ता से कहा। यह छोटा शहर है गीता, यहाँ लड़के लड़कियों को अधिक स्वतंत्रता नहीं मिलती। सुना है मॉरिशस में लड़के लड़कियों को बहुत स्वतंत्रता मिलती है, पर यहाँ ऐसी बात नहीं है, प्लीज मेरी बात मान लो। ठीक सुना है, पर मॉरिशस में कभी किसी ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, अपने शब्दों पर जोर देकर गीता ने कहा। अब बेकार में समय व्यर्थ मत करो, लोग हमें देख रहे हैं। समर ने पर्दा हटाकर गीता को आवाज दी। न चाहते हुए भी गीता कैबिन में चली गई। समर ने पर्दा खींचकर वेटर को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के साथ समोसे लाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में वेटर उनका ऑर्डर ले आया और जाते जाते पर्दा खींच गया। समर ने ग्लास उठाकर चीयर्स किया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद समर बोला, गीता, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम दूसरी लड़कियों से बहुत अलग हो, इसलिए तुम्हें सच्चे दिल से चाहने लगा हूँ। अपने मन की बात कहूँ तो मेरा मन हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। थैंक्स, पर यहाँ मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी लड़कियां हैं। अगर ध्यान से देखो तो हर लड़की और इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है। मुझे तो यहाँ और मॉरिशस के बीच व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं दिखता। तुम नहीं जानती गीता, मेरी आंखों से देखो। तुम नहीं जानती तुम क्या चीज हो। मॉरिशस की चीनी की मिठास प्रसिद्ध है और वही मिठास तुम में आई है। जी चाहता है तुम्हारी पूरी मिठास टेस्ट करके देखूं। समर ने जैसे ही गीता का हाथ पकड़ उसे चूमना चाहा, एक जोर का तमाचा समर के गाल पर पड़ा था। गीता उठ खड़ी हुई। समर ने उसे फिर रोकना चाहा, पर गीता के धक्के से समर अपने को संभाल नहीं सका। मेज पर रखा कांच का ग्लास गिरकर चूर चूर हो गया। याद रखना, मुझे सामान्य लड़की समझने की भूल मत करना। इंडिया आने से पहले पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। जूडो कराटे की चैंपियन रही हूँ। तुम जैसे अच्छे अच्छों को सीधा कर सकती हूँ। आज तो छोड़ रही हूँ, पर अगली बार कुछ गलती करने की कोशिश भी की तो पुलिस से ऐसी कड़ी सजा दिलवाऊंगी जिसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तमतमाए चेहरे के साथ गीता बोली, कोशिश कर देखना, पर तुम जानती नहीं मेरे पापा यहाँ सीनियर एसपी हैं। अपने को क्या समझती हो? तुम जैसी ना जाने कितनी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं। बेशर्मी और क्रोध से समर बोला, शायद तुमने नारी शक्ति के विषय में नहीं सुना है। विषय परिस्थिति के समय फूल सी कोमल यही नारी कैसे दुर्गा का रूप धारण करके दुष्टों का संहार कर विजयश्री पाती है। आशा करती हूँ भविष्य में किसी भी लड़की से अनुचित लाभ नहीं उठाओगे। क्रोध से अपनी बात कहती गीता बाहर चली गई। बेहद खराब मूड के साथ गीता हॉस्टल वापस आई थी। मीता अभी तक फिल्म देखकर वापस नहीं आई थी। गीता नयासी समर की विवेक के साथ तुलना कर रही थी। विवेक के मन में लड़कियों के प्रति सम्मान होता है, उसके साथ वह अपने को कितना सुरक्षित पाती है। और एक यह समर और उसके मित्र हैं जो लड़कियों को खेलने की वस्तु समझते हैं, उनके प्रति कुत्सित दृष्टि रखते हैं। फिल्म देखने के बाद हॉस्टल वापस आते ही मीता ने चहककर गीता से कहा, बहुत अच्छी फिल्म थी, काश तुम भी हमारे साथ चलती। अमिताभ बच्चन का अभिनय बहुत कमाल का था। वैसे तुमने यहाँ क्या किया? कल तो छुट्टी है, जरूर पढ़ रही होगी। आखिर टॉप जो करना है। नहीं, आज मेरा मूड बहुत खराब है, कुछ काम नहीं किया, शांत स्वर में गीता ने कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम परेशान दिख रही हो, मीता ने चिंता से पूछा। गीता से पूरी घटना सुन मीता विस्मित रह गई। कभी सोचा भी नहीं कि समर ऐसा भी कर सकता है। क्लास में उसकी और उसके मित्रों की बातों को हम उनकी शरारतें ही समझते थे, पर अब सावधान रहना होगा। हमारी क्लास की शैली को फिल्मों और बाहर रेस्टोरेंट में मुफ्त में खाने का बहुत शौक है,
इसलिए शैली की समर से अच्छी मित्रता है। उसे समझाना होगा। वह अक्सर समर और उसके मित्रों के साथ रेस्टोरेंट और फिल्म देखने जाती है। मीता गंभीर थी। मीता और गीता के समझाने पर भी शैली को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। समर के साथ फिल्म देखना, रेस्टोरेंट में बढ़िया भोजन करना उसे प्रिय था। वह समर को अपना सच्चा मित्र मानती थी। गीता से समर के व्यवहार के विषय में सुनकर विवेक गंभीर हो गया। गीता, तुम्हें सावधान रहना होगा। समर तुम्हारे तमाचे का बदला अवश्य लेगा। रात में अकेली बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, अपनी रक्षा स्वयं करने में मैं समर्थ हूँ, गीता ने विश्वास से कहा। गीता के मना करने के बावजूद विवेक अपने को समर को समझाने से नहीं रोक सका। दूसरे दिन समर शान से क्लास में अपने चमचे मित्रों के साथ आया था। गीता के तमाचे को जैसे वह भूल चुका था। क्लास के बाहर विवेक ने समर के पास जाकर शांति से कहा था, समर, हम सब मित्र हैं, इसलिए तुमसे कहता हूँ, गीता हमारी मेहमान है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, जिससे जब वह मॉरिशस वापस जाए तो हमारे देश और देशवासियों के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना के साथ जाए। आशा करता हूँ तुम मेरी बात समझोगे। स्नेह से विवेक ने कहा, क्या बक रहे हो, हमारा समर कोई गलत काम नहीं करता, वह हमारा हीरो है। महीप ने समर का पक्ष लिया। समर के मित्र विवेक के साहस पर स्तब्ध थे। समर के सामने कोई मुंह भी नहीं खोल सकता था। दोस्तों, अभी हम महाशय हमें लेक्चर देने आए हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो वरना पछताओगे। वैसे लगता है गीता के साथ तुम्हारा कोई खास रिश्ता है, समर ने व्यंग किया। हाँ, वही मित्रता का रिश्ता है जो उसका तुम्हारे साथ भी है, गंभीरता के साथ विवेक बोला। बस बस, अब अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अगर मेरा मूड खराब हो गया तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि अपना नाम भी भूल जाओगे। समर के चलते ही उसके साथी भी उसके साथ चले गए। दिन पूर्ववत बीत रहे थे। 26 जनवरी आ पहुंची थी। उस दिन यूनिवर्सिटी में विशेष समारोह आयोजित किया गया था। ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में विवेक की कविता पाठ में भारत के शहीदों के बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था थी। गीता द्वारा मॉरिशस के प्रसिद्ध लेखक अभिमन्यु अनंत की पंक्तियां सुनाई गईं। पंक्तियों में स्वतंत्रता के लिए सहे गए कष्ट साकार थे। लोग उस असहनीय पीड़ा से स्तब्ध थे। नंगे पीठों पर सहकर बांसों की बौछार, बहाकर लाल पसीना, वह पहला गिरमिटिया, इस माटी का बेटा, मेरा भी अपना था, तेरा भी अपना था। कुछ देर मौन के बाद लोगों ने तालियां बजाई थी। कुछ एक ने अपने आंसू पोंछे थे। कार्यक्रम के बाद विवेक ने गीता को बधाई देकर कहा था, मेरे मन में अभिमन्यु जी और मॉरिशस के उन सभी लेखकों के प्रति बहुत सम्मान है जिनकी कलम में तलवार से भी अधिक धार थी। उनकी कलम ने जो चेतना जागृत की उसका सम्मान करता हूँ। मैं भी भारत के शहीद भगत सिंह, उनके साथियों और चंद्रशेखर आजाद जैसे दूसरे सभी शहीदों का बहुत आदर करती हूँ जिन्होंने युवावस्था में ही अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। अब परीक्षा के लिए विद्यार्थी सीरियस हो रहे थे। बीच बीच में विभागीय संगोष्ठियां और चर्चाएं नियमित रूप में चलती। सेमिनारों में विवेक और गीता के लेख और वार्ताएं प्रशंसित होती। समय बीत रहा था। अचानक पिछले 2 दिनों से शैली हॉस्टल से नदारद थी। 2 दिनों तक जब वह वापस नहीं लौटी तो हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट को सूचित किया गया। उसके लोकल गार्जियन और उसके मित्रों से फोन पर भी कोई खबर नहीं मिलने पर पुलिस को सूचित किया गया। अचानक शैली के रूममेट कला को याद आया। शैली सरस्वती पूजा की छुट्टी में किसी के साथ कहीं पिकनिक के लिए जाने की बात कह रही थी। इस सूचना के बाद पुलिस द्वारा सभी आसपास के पिकनिक स्थानों की खोज शुरू की गई, पर शैली का कहीं पता नहीं था। मीता और गीता को समर पर शक था, पर वह तो शहर में मौजूद था। कहाँ गई शैली? सब परेशान थे। 2 दिनों की खोज के बाद शैली एक फार्म हाउस में बंधक पाई गई थी। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद शैली ने बड़ी मुश्किल से रोते हुए रहस्य खोला था। समर और उसके साथियों द्वारा शैली को पिकनिक पर ले जाने के बहाने इस फार्म हाउस में बंदी बनाकर रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मुंह खोलने पर उसे जान से मारे जाने की धमकी दी गई थी। शैली रो रही थी। काश उसने मीता और गीता की बातों पर विश्वास किया होता और समर की झूठी मित्रता पर भरोसा न किया होता। गीता ने शैली को प्यार से समझाया, रोने से समस्या का हल नहीं मिलेगा। तुम्हें साहस के साथ अपराधियों को सजा दिलवानी है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। भविष्य में कभी किसी पर अंधविश्वास मत करना। मुझे माफ करो गीता, अब कभी ऐसी भूल नहीं करूंगी। शैली के शब्दों में साहस प्रतिध्वनित था।
पुलिस द्वारा समर और उसके मित्रों को गिरफ्तार कर लिया गया, पर जल्दी ही उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। गीता और विवेक ने साथियों से इस घटना के विरोध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया, पर अधिकांश विद्यार्थी पुलिस या कुलपति के सामने विरोध की आवाज उठाने को तैयार नहीं थे। अंततः एक लड़की के अपमान के विरोध में जब गीता ने पुलिस स्टेशन पर भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया, तो विवेक ने क्लास के साथियों से अपनी तेजस्वी वाणी में कहा, हमें लज्जा आनी चाहिए कि एक दूसरे देश से आई लड़की ने हमारी साथिन के साथ हुए अन्याय की पीड़ा को महसूस किया। वह अकेली अन्याय का विरोध करने भूख हड़ताल करने जा रही है और हम सब आराम से सो रहे हैं। क्या यही हमारे देश की संस्कृति है? भारत में नारी को पूजनीय देवी कहा गया है और आज हम एक लड़की के अपमान पर मौन हैं। अगर आप सब साथ दें तो हम क्या नहीं कर सकते। अगर आप में साहस नहीं है तो मैं अकेला बहन शैली के सम्मान के लिए भूख हड़ताल करूंगा। विवेक के तेजस्वी मुख और आत्मविश्वास पूर्ण शब्दों ने विद्यार्थियों में चेतना जागृत कर दी। क्लास छोड़कर सारे विद्यार्थी जुलूस में विवेक के साथ चल पड़े। घटना की खबर ने मीडिया और यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं को भी उत्तेजित कर दिया। नहीं, अब अन्याय नहीं सहा जाएगा। स्थिति की गंभीरता देखकर समर और उसके साथियों को यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया। समर को मित्रों सहित जेल में डाल दिया गया। भय था कहीं उत्तेजित विद्यार्थी उसकी जान न ले लें। समर को मित्रों सहित मुकदमे की तुरंत कार्रवाई की मांग की गई थी। वकीलों से अनुरोध किया गया था, अपराधियों को बचाने की कोशिश ना करें, वरन न्याय का साथ दें। वैसे भी शैली के बयान की अवज्ञा नहीं की जा सकती थी। गीता और विवेक अब सचमुच सबके सम्मान के पात्र बन गए थे। कुलपति और विभागाध्यक्ष ने दोनों को बुलाकर उनके साहस की प्रशंसा की थी और उनसे कहा, तुम दोनों बधाई के पात्र हो, विशेषकर गीता, जिसने न्याय के पक्ष में अपने साहस से एक छोटी सी चिंगारी लगाई, और विवेक, जिसने इस चिंगारी को हवा देकर हमारे विद्यार्थियों के मन में अन्याय के विरुद्ध आग प्रज्वलित कर दी। अब तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और न्याय और कानून पर विश्वास रखो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें तुम दोनों से बहुत आशाएं हैं। समय पंख लगाकर उड़ चला। समर के विरुद्ध मुकदमा चल रहा था। सब जानते थे मुकदमों के फैसले इतनी जल्दी नहीं होते, पर समर की जमानत नहीं हो पाई। इससे सबको संतोष था कि न्याय होगा। परीक्षा का समय आ रहा था। सब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। विवेक और गीता का एक दूसरे का साथ उन्हें पूर्ण कर देता। समय अविराम गति से चल रहा था। विवेक, मैं चाहती हूँ परीक्षा के बाद तुम मेरे साथ मॉरिशस चलो। मम्मी पापा तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। तुम्हारे विषय में मैं उन्हें बताती रहती हूँ। उत्साह से गीता ने अनुरोध किया। अवश्य चलूंगा। मैं भी उस सुंदर और महान देश को देखना चाहता हूँ जहाँ तुमने जन्म लिया है। मॉरिशस के उन महान लेखकों से मिलना चाहूंगा जिनकी कलम की शक्ति मॉरिशस की स्वतंत्रता की जननी बनी। पर पहले हमें अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक समाप्त करनी है। हमें यहाँ सबकी आशाएं पूर्ण करनी है। तुम ठीक कह रहे हो विवेक, अभी हमें यही लक्ष्य पूर्ण करना है, गीता ने शांति से कहा। परीक्षा समाप्त हो गई थी। गीता को मॉरिशस लौटना था। विवेक से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। विवेक भी अपनी मनमीत गीता के मन की बात समझ रहा था। दोनों की मित्रता में एक दूसरे के प्रति कंसर्न और स्नेह की सच्चाई थी। दोनों उदास थे। अचानक विवेक ने अपने मन की बात कही, गीता, अपनी उदासी दूर करने के लिए हम कंपनी बाग की ठंडी हवा का आनंद लेने क्यों न चले? तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मॉरिशस जाकर यहाँ की यादों में यह सुंदर बाग और यहाँ बिताए सुखद पल मेरे साथ रहेंगे। गीता के उदास मुख पर खुशी झलक उठी। बाग की हरितिमा और ठंडी हवा ने दोनों को मुग्ध कर दिया। दोनों हंसते हुए पुरानी यादें दोहरा रहे थे। अचानक गीता को याद आया, उसे कल वापस मॉरिशस जाना है। उदास स्वर में गीता कह उठी, विवेक, कल तुम्हारी और भारत की मीठी यादों के साथ मॉरिशस जा रही हूँ। भारत वापस आने तक के लिए विदा लेनी होगी, पर जाने के पहले क्या तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? गीता ने कहा। यह तो तुम्हारा अधिकार है गीता, विवेक ने जवाब दिया। मन में उत्सुकता है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जिसके कारण तुमने हिंदी विषय में प्रवेश लिया है? संक्षेप में, मेरे पिताजी हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। उन्हें हिंदी से बहुत प्यार था। विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष होने के कारण उनकी योजना थी एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाई जाए जहां हिंदी के श्रेष्ठ साहित्य का अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए, और इसी तरह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया जाए। यह तो एक बहुत महान कार्य होता, पर क्या इस कार्य में कोई बाधा आ गई? गीता उत्सुक थी।
पिताजी ने कार्य शुरू किया था। विदेशों से उनके प्रिय विद्यार्थियों ने आर्थिक सहायता भेजी थी। सरकार से भी सहायता का आश्वासन दिया गया था। पर पिताजी के आकस्मिक निधन के कारण अभी योजना अपूर्ण है। इस योजना को पूर्ण करके पिताजी का सपना पूरा करना मेरा लक्ष्य है। पिताजी के साथ मैंने हिंदी का अध्ययन किया है, पर इसमें योग्यता पाने के लिए मैंने इस विषय में मास्टर्स करने का निर्णय लिया है। गंभीरता से विवेक ने अपनी बात कही। विवेक, तुम्हारी इस महान लक्ष्य पूर्ति में मैं भी आजीवन तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। क्या मुझे तुम्हारा साथ मिलेगा? गीता की उत्सुक दृष्टि विवेक के मुख पर निबद्ध थी। यह तो मेरा सौभाग्य होगा, पर इस विषय में तुम अच्छी तरह से सोचकर निर्णय लेना। तुम्हारे साथ का निर्णय पहले ही ले चुकी हूँ। अब कार्य हमें और अधिक निकट ला सकेगा विवेक। मुझे भी विश्वास है, हमारी मित्रता अटूट है। हम एक दूसरे के मन की बात समझते हैं, पर जब तक हम अपने लक्ष्य को शुरू नहीं कर लेते, भविष्य की प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे विश्वास है तुम मेरी बात समझोगी, गंभीरता से विवेक ने कहा। मुझे तुम्हारा निर्णय मान्य है विवेक। सोच नहीं सकी थी कि भारतीय विवेक मेरे मन पर इस तरह से विजय पालेगा। दो अलग देशों के वासी इतने अभिन्न हो जाएंगे। मॉरिशस में तुम्हें मिस करूंगी विवेक, नम स्वर में गीता बोली। भौगोलिक दृष्टि से हम भले ही दूर रहें, पर मन से हमेशा साथ रहेंगे। विश्वास रखो, समय पंख लगाकर उड़ जाएगा, विवेक ने स्नेह से कहा। अब जाने की आज्ञा दो मीत मेरे। तुमने ठीक कहा, हमारी मित्रता अटूट है और सदैव स्थायी रहेगी। तुम्हारे शब्द मेरी शक्ति और संबल है विवेक। चिड़ियों की चचहाहट से वातावरण गुंजरित था। हवा के झूले पर झूलते वृक्ष मानो दोनों का अभिनंदन कर रहे थे। सूर्य का सुनहरा प्रकाश दिन को ज्योतिर्मय बना गया था। एक दूसरे पर स्नेह भरी दृष्टि डाल दोनों फिर मिलने को दृढ़ प्रतिज्ञ अपने अपने गंतव्य की ओर चल दिए थे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी मनमीत।